एमएलएम कंपनी को गवर्नमेंट बंद करने वाली है या फिर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी एमवे हो गया, टेफावेल हो गया और भी काफ़ी कंपनियां हैं, वेस्टीज है, मोदी केयर है, तो ये सारे एमएलएम कंपनी है जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी बोलते हैं। तो लोगों में एक डर मचा हुआ है कि ये एमएलएम कंपनी क्या बंद होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएलएम कंपनी की। और जब से जो नया रूल्स आया हुआ है, जैसे कि मेरे यहाँ पास आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जो नया रूल्स है एमएलएम को लेके, एमएलएम में रूल्स जिसको हम 2021 भी बोलते हैं। और इस रूल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातों में लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इसमें क्या क्या जो बेसिक बातें हैं वो सब बेसिक बातें आज मैं आपको यहाँ पास इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि आमतौर पे अफवाह ये फैलाई जा रही है कि एमएलएम कंपनी को गवर्नमेंट बंद करने वाली है या फिर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी एमवे हो गया, टेफावेल हो गया और भी काफ़ी कंपनियां हैं, वेस्टीज है, मोदी केयर है, तो ये सारे एमएलएम कंपनी है जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी बोलते हैं। तो लोगों में एक डर मचा हुआ है कि ये एमएलएम कंपनी क्या बंद होने वाली है या एमएलएम कंपनी फ्रॉड है। तो इस तरह की बहुत सी बातें चल रही है। तो ये जो रूल आया हुआ है, इस रूल्स में जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भी बोल रहे हैं, तो इस रूल्स में जो बेसिक बातें क्या क्या है वो मैं आज आपको यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। और जो गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन दी है जिसको कंपनी को फॉलो करना है, तो ये सब जितनी भी बातें हैं इस सब बातों को मैं यहाँ पास आज ये मोटा मोटी मतलब आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप एमएलएम कंपनी के मालिक हो या फिर आप एमएलएम कंपनी के डायरेक्ट सेलर हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन हो। और अगर कोई ये बोले कि अगर एमएलएम कंपनी जिस कंपनी से आप आए हो कंपनी फ्रॉड है या फिर आपको कुछ भी इस तरह की एलिगेशन लगाती है, तो कम से कम आपके पास जवाब होगा। और ये जो रूल्स है आप इस रूल्स को दिखा भी सकते हैं कि ये रूल्स के अनुसार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है वो आपकी एमएलएम कंपनी फॉलो कर रही है और इसके तहत मतलब आप जो है आपकी या आपकी कंपनी कोई भी फ्रॉड काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एमएलएम कंपनी की बात करूं, एक डाटा मेरे पास में है और इस डाटा के अनुसार जो है इंडिया में जो एमएलएम कंपनी का बिजनेस है 2020 में, और ये डाटा मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, पहले इस डाटा का मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये डाटा मुझे कहाँ से मिला। तो ये डाटा जो है अगर आप जाएंगे WFDSA की साइट, WFDSA क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, मतलब कि दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं उनका ये एक एसोसिएशन है जो कि सारे कंपनियों का एक तरह से आप मान लो कि डाटा रखती है, ठीक है। तो इसका जो एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2020 में दुनिया भर में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब मार्केट है, अगर केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये लगभग $3 बिलियन का है। $3 बिलियन। अगर $3 बिलियन को अगर आप अपने इंडियन रुपीस में या करेंसी में चेंज करते हैं तो लगभग ये 22,500 करोड़ रुपए का बिजनेस इंडिया में था जो कि 2020 में था। और अगर इससे आगे की मैं बात करूं तो लगभग एक साल में इसका जो प्रोजेक्शन था, माने जो ग्रोथ होने की जो संभावना हम लोग बोलते हैं कि कितनी थी, कितनी इसकी परसेंटेज थी, तो लगभग 28.3। तो इसको एक ऐसा बोला जा सकता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इनका बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब स्लो। 28.3% का जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूँ तो एमएलएम कंपनी जो है, एमएलएम कंपनी आज के समय में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली बिजनेस हो चुकी है। और इसको लेके काफ़ी लोगों में मतलब कंफ्यूजन की भी स्थिति है, काफ़ी है। तो मैं अभी इसको एक एक पॉइंट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पास जो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 7.4 मिलियन जो एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स है।
तो मतलब आप इन शॉर्ट समझ जाओ कि कितने लोगों का जो पेट है वो चलता है इन एमएलएम कंपनियों से। तो कहने वाले तो बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रॉड है, और वास्तव में भी कुछ कंपनियां एमएलएम का मतलब खाल पहन के फ्रॉड कर रही है, गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप एक ऐसे सेक्टर को बदनाम नहीं कर सकते जो कि इतने लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहा हो या किसी न किसी तरह से रोजगार दे रहा हो, और जो कि इतना तेजी से प्रोग्रेस कर रहा हो। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है वो क्या है। तो जो मैंने यहाँ पास एक नोट बना के रखा हुआ है, यहाँ पास ये जो दिखाई दे रहा है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये पूरे रूल्स की ही कॉपी है। तो यहाँ पास जो मोटा मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एमएलएम कंपनी, अगर आपकी खुद की एमएलएम कंपनी है या जिस कंपनी के भी एमएलएम के आप मतलब डायरेक्ट सेलर हो, तो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू की है कंपनी के लिए, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि मैं अभी पहली बात आपको बताता हूँ कि जो भी कंपनी यहाँ पास इंडिया में बिजनेस करेगी एमएलएम का, तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पास मैंने इंडिया में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता है तो इसको आप समझिए कि गलत माना जाएगा, या आपने कहीं ना कहीं जो नियम जो है, जो रूल्स है, उसको आपने भंग किया। तो आपकी अगर एमएलएम कंपनी किसी विदेश में है या विदेश से भी बहुत सी एमएलएम कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है और जिनका ऑफिस नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं फ्रॉड वाला ही काम कर रही है। तो इसीलिए सबसे पहली बात इसमें बोला गया है कि आपको या आपकी एमएलएम कंपनी का जो ऑफिस है वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक्चुअली अगर आप बोलोगे तो इस रूल्स का कॉपी मैं आपको सेंड करवा दूंगा या लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस नियम को कॉपी कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। दूसरी बात इसमें जो मेन बात बोली गई है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको ये डिक्लेयर करना होगा कि वो किसी भी तरह की पिरामिड स्कीम या फिर पोंजी स्कीम नहीं चला रही है या कोई भी मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं चला रही है। तो इस एक एक्चुअली खासकर जो कस्टमर है या कंज्यूमर लोग हैं उनके लिए फायदे की बात है। ये इसमें जितने भी बातें बताई गई है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के हक की बात भी बताई गई है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको 90 दिन के भीतर, माने ये नोटिफिकेशन के बाद 90 दिन के भीतर आपको सारा कुछ मतलब जो नियम कानून है ये सारा कुछ को फाइलिंग करना होगा या उसको डिक्लेयर करना होगा। चौथा जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए ये बोला गया है कि आपको अपना ग्रीवेंस जो है रखना होगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक बात स्टार्ट हुई थी कि जो भी जैसे ये सोशल मीडिया साइट है वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बोला गया कि आपको यहाँ पास एक ग्रीवेंस रखना होगा इंडिया में। तो उसी तरह ये भी उसी टाइप का है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया पे बिजनेस कर रही है उनको अपना ग्रीवेंस रखना होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, देखिए सबसे पहली बात है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या तो अपना गुड्स बेचती है या तो कोई सर्विस दे रही है। तो यहाँ पास ये बोला गया है कि आप जो भी सामान या सर्विस दे रहे हैं तो उसमें सारा डिटेल्स होना चाहिए, जैसे उसका सेलिंग प्राइस, रिटर्न पॉलिसी क्या है, एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, आफ्टर सेल एंड सर्विस क्या है। तो ये सारी बातों की डिटेल्स आपको देनी होगी, माने कंपनी को देनी होगी। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है कि कंपनी को अपने जो भी डायरेक्ट सेलर, मतलब जो भी आदमी उस कोई भी कंपनी से अगर ज्वाइन होता है एज ए डायरेक्ट सेलर, तो उसको उस कंपनी के मतलब कंपनी को उसके साथ में रिटेन एग्रीमेंट बनाना होगा। ठीक है, साथ में उसको उसका जो एक वेरिफिकेशन जो होता है, वेरीफाइड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस बंदे का। दूसरी बात क्या है, जो कंपनी उसको आई कार्ड इशू करेगी उसमें उसके डायरेक्ट सेलर का पूरा डिटेल्स विथ फिजिकल
एड्रेस, माने कि ऐसा नहीं कि आपने कहीं का भी एड्रेस लिखा लिया कंपनी के में, या कंपनी ने आपको कोई भी बिना वेरीफाइड किए कोई भी एड्रेस का आई कार्ड बना के आपको दे दिया। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, या आप कंपनी को नहीं करना है। जो भी एड्रेस आप लिखोगे वो सारा कुछ वेरीफाइड होना चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पास पॉइंट है, तो मैं एक एक चीज़ को यहाँ पास पॉइंट को तो एक्सप्लेनेशन में लंबा होगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है ना। जो 7वां पॉइंट है उस पॉइंट में है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको ये पावर होगी कि उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मॉनिटर कर सके या सुपरवाइज कर सके, ताकि वो कैसा काम कर रही है, कहीं कुछ ऐसा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये मतलब पावर रहेगी सुपरवाइज करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास ये मैंने जो 7 पॉइंट आपको बताए हैं, ये 7 पॉइंट को कंपनी को ध्यान देना होगा कि जो भी काम वो कर रही है वो काम क्या हो, किसी भी तरह का मतलब पूंजी स्कीम, पिरामिड या मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कंपनी को ये माना जाएगा कि कंपनी क्या है, फ्रॉड कर रही है। और कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो फिर उसके साथ में जो भी लीगल एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। तो अब यहाँ पास में हम लोग आते हैं इस स्क्रीन पे, जहाँ पास में एक एक पॉइंट करके आपको बता दूँ। मैंने एक मोटा मोटी पॉइंट आपको बता ही दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी है जो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पास दिखाना भी चाहिए, ताकि आप अगर किसी के पास जाओ और कोई अगर ऐसा बोलता है कि कंपनी में फ्रॉड है या कुछ भी है, तो आप कम से कम जवाब दे सको। तो चलिए इस एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पास डिस्कशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग के तो जो पॉइंट है वो सब पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के जो पॉइंट है उतना कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ पास देखिए सबसे पहली बात है, यहाँ पास जो पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट में पहला जो है ए पॉइंट, एक्ट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, हटा दीजिए। इस कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, यहाँ पास आपको बी पॉइंट में बताया गया है। कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या बोला गया है, सेल मीन ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच वन कैन चेंज हिज माइंड अबाउट एन एग्रीमेंट एंड he or she has made no resulting in breach of contract or levy of penalty। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, एग्रीमेंट में साइन किया, और उसके बाद आपका माइंड क्या हुआ, बदल गया कि नहीं मुझे बिजनेस नहीं करना है या कुछ भी ऐसा नहीं करना है, तो आप के ऊपर मैंने जो कंज्यूमर है उसको कोई कुछ भी ऐसा मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने एग्रीमेंट को आप क्या करते ब्रीच करते तोड़ रहे हैं, या उनको एग्रीमेंट तोड़ने के एवज में जो पेनल्टी होगी वो नहीं होगी। ये चीज़ आपको जानने को है। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, जो कंज्यूमर है फायदेमंद, उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एमएलएम कंपनी क्या कर रही है कि कंज्यूमर के साथ में एग्रीमेंट बना रही है, और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उसको धमकाती है कि अगर आपने एग्रीमेंट को ब्रेक किया है तो आपको जो है पेनल्टी होगी, क्योंकि ये क्या है कि जो भी एग्रीमेंट का जो नियम कानून है उसको लेके मतलब धमकाती है, जिससे वो कंज्यूमर क्या होता है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर डर जाता है। तो अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हुए हो तो आपको याद रखना कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, करती है तो कंपनी को मतलब कहीं ना कहीं पेनल्टी होगी, ठीक है। यहाँ पास आगे बोला गया है जो डी नंबर पॉइंट है, डायरेक्ट सेलर का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट सेलर का मतलब वो होता है जो कि कंपनी एक बंदे को ऑथराइज करती है या अपॉइंट करती है उसके प्रोडक्ट या सर्विस को एक से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। शॉर्ट में मैंने आपको ये मीनिंग बता दिया है, ठीक है। तो इसके बाद है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब है, तो ये यहाँ पास सेम मीनिंग एज प्रोवाइडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट क्या कहते हैं कंपनी से उठा के किसी सीधे को देते हैं, ये पहले ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एफ पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मीन्स यहाँ पास मैंने पहले भी बताया कि आपका जो बिजनेस है किसी भी तरह का पिरामिड या मनी सर्कुलेशन स्कीम में नहीं होना चाहिए,
कि आप क्या किए, मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये 2 लोगों से लिए और फिर तो उसके नीचे जो ब्रांच बने फिर उसी का पैसा लेके उसी को घुमा दिए, उसको हम लोग मनी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप क्या किए, प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। आप प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हैं वो भी एक रीजनेबल प्राइस की, ऐसा बात नहीं है कि ये जैसे अगर एक पेन है 10 रुपये का पेन है तो मैं इसको 1,000 में बेचूँ, ठीक है। तो इसमें F नंबर पॉइंट में यही बताया गया कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पिरामिड या मनी सर्कुलेशन स्कीम जो है इस तरह का बिजनेस नहीं होना चाहिए या कंपनी को एंगेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि विच सेल और ऑफर टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू डायरेक्ट सेलर, माने ऐसी सेवा जो कि आप सीधे अपने डायरेक्ट सेलर या के थ्रू बेचते हैं या देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का मतलब भी यहाँ सेम चीज़ है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का मतलब यही होता है, मैं सिंपल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन हुए, आपके नीचे 2 लोग ज्वाइन हुए, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे, इस तरह से एक नेटवर्क बन गया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क हो गया, जिसमें आप एक गुड्स जो है, एक गुड्स क्या कर रहे हैं, लेके नीचे 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 तक सप्लाई कर रहे हैं या कंज्यूमर तक सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पास भी काफ़ी इसके जो सब पॉइंट है यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पास सब पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, इसका जो मतलब होता है कि फॉर्म्ड बाय ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, मतलब कि ऐसा नेटवर्क जो कि सीधे डायरेक्ट सेलर लोग से बना हुआ है। और इसमें क्या है, मल्टी लेयर नेटवर्क होता है। मल्टी लेयर मतलब मैंने बता दिया कि एक के नीचे 2, 2 के नीचे 4, ठीक है। इन विच डायरेक्ट सेलर इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर। तो इसमें एक चीज होता है कि कभी भी आप काम भी किए होंगे तो एक आदमी स्पॉन्सर होता है, जो जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, अगर मैंने आपको कंपनी में ज्वाइन करवाया तो मैं आपका स्पॉन्सर हुआ, आपने किसी और को ज्वाइन करवाया तो आप उसके स्पॉन्सर हुए। तो इस तरह से क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है जिसमें कि मतलब गुड्स और सर्विस सप्लाई होती है। अब यहाँ बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच नेटवर्क कंप्लाइड विथ ऑल द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। इसमें एक चीज बोला गया है कि इट हैज नो प्रोविजन दैट ए डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रिन्यूमरेशन और इंसेंटिव फॉर रिक्वायरमेंट। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए मैं आपको या किसी भी आदमी को कंपनी में ज्वाइन करवाता हूँ तो उसके एवज में मैं किसी भी तरह का इंटेंसिव फायदा नहीं ले सकता या कोई भी पर्सनल मतलब चीज़ों को नहीं ले सकता। जैसा अगर मैं बोलूँ कि आपको जाके इस कंपनी में मैं आपको ज्वाइन करवाता हूँ तो उसके बदले 50 रुपये में फीस रहेगी, 100 रुपये रहेगी, कुछ भी ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये प्रोविजन है कि आपको मतलब कोई भी एडिशनल आपको क्या करना है, सामान के बदले पैसे लेना है, ना कि आपको ज्वाइनिंग फीस या इस तरह का कुछ भी इंटेंसिव या कुछ भी इस तरह का चीज लेना नहीं है। इसके बाद बोला गया इट डज नॉट रिक्वायर ए पार्टिसिपेंट टू परचेस गुड्स और सर्विस। यहाँ भी एक चीज बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई MLM कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें जरूरत नहीं है कि आप उसमें उसका गुड्स या सर्विस को ले, ये कोई जरूरी नहीं। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में आजकल क्या है, जब से ये गाइडलाइन निकली थी मैंने देखा भी था कि पहले बहुत सी कंपनियां क्या करती थी, पैसे लेती थी उसके बाद उसको प्रोडक्ट देती थी। लेकिन शायद 2016 में ये MLM की गाइडलाइन निकली थी, जिसके बाद ये हुआ कि जो ज्वाइनिंग फीस थी, ज्वाइनिंग फीस नील कर दी गई थी। मतलब कि आप आ सकते हैं अपने आई कार्ड आइडेंटिफिकेशन कार्ड से ज्वाइन हो सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है प्रोडक्ट खरीदने का। उसके बाद जो जब ज्वाइन हो जाते हैं तब वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है आपको बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट खरीदना है, ऐसा वैसा है। तो यहाँ पास यही बोला गया कि कोई भी अगर डायरेक्ट सेलर ज्वाइन होता है तो इस मतलब कोई जरूरत नहीं है कि आपको उसके प्रोडक्ट या सर्विस को लेना हो। अब यहाँ पास भी बोला गया जो सब रूल्स है, फॉर एन अमाउंट दैट एक्सीड एन अमाउंट फॉर विच सच गुड्स और सर्विस कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रिसोल्ड टू। हाँ, ये चीज बोला गया है कि it does not require a participant to purchase goods or service for an amount that exceed an amount for which such goods or service can be expected to be sold, or for the quantity of goods or service that exceed an amount that can be expected to be sold or resold to consumers। तो यहाँ इस चीज़ों को मैंने यहाँ पास क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट होता है
इट डज नॉट रिक्वायर, कोई भी पार्टिसिपेंट से कोई भी एंट्री फीस या रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल से ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें को आपको नहीं लेना है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को। नेक्स्ट बोला गया है इट प्रोवाइड ए पार्टिसिपेंट विथ रिटेन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया कि जब कभी भी आपके पास में कोई भी कंपनी कोई भी मेंबर ज्वाइन होता है तो आपकी उसके साथ में रिटेन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, विथ वेरीफाइड आई कार्ड होना चाहिए, और आई कार्ड के साथ साथ में आपको जो है फिजिकली वेरिफिकेशन एड्रेस वाला आई कार्ड आपको देना है। ठीक है, तो ये चीज इस पॉइंट में कवर हो गया है। ठीक है, हाँ इसके बाद जो रिफंड पॉलिसी की मैंने बात की थी कि इट अलाउ और प्रोवाइड फॉर ए पार्टिसिपेंट टू ए रीजनेबल कूलिंग ऑफ पीरियड टू कैंसिल। हाँ, तो जो भी बंदा अगर आपके साथ में ज्वाइन होता है, ठीक है, आपकी कंपनी का डायरेक्ट सेलर बनता है, तो उसके पास में अगर आप वो बाद में उसका माइंड सेटअप चेंज हो गया है तो उसको उस चीज़ को मतलब कैंसिल करना या उस कैंसिल करने की या जो पेमेंट उसने किया है उसको वापस रिफंड करने का भी जो प्रोविजन होना चाहिए। ये जो कूलिंग पीरियड होता है इसमें आपको यहाँ नीचे में देखिए साफ लिखा हुआ है कि कूलिंग पीरियड जो है मिनिमम जो है कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। तो ये सब मैंने देखा है जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे एमवे हो चाहे हर्बल लाइफ हो, ये सब कंपनियों में मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है और मैंने भी देखा है कि ये सारी कंपनियां जो है इन सारे रूल्स को फॉलो करती है कि अगर आप मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट ले भी लिए, आप सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो वो बाकायदा आपके मतलब ये जो रिफंड वाला जो चीज़ है रिफंड करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो छोटी कंपनियां जो एक्चुअली में फ्रॉड करने वाली कंपनियां हैं वो सब कंपनियां तो नहीं करती है। तो ये एक्चुअली मतलब अब नहीं करेगी तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट अलाउज और प्रोवाइड फॉर ए बाई बैक और रीपर्चेज पॉलिसी ऑफ कंट्री मार्केट गुड्स which are not unpacked or services sold to participant at the request of the participant at a reasonable commercial terms। तो इसमें बोला गया है कि ये जो रूल्स इसमें बताया गया है कि इट अलाउ प्रोवाइड फॉर ए बाई बैक और रीपर्चेज पॉलिसी ऑफ करंटली मार्केटेबल गुड्स विच आर नॉट अनपैक्ड। जो भी इस तरह की मतलब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को इसमें इसलिए कवर किया गया है ताकि जो क्लाइंट है या कंज्यूमर के साथ में चाहे मतलब जो धोखा हो या जो भी फ्रॉड हो रहा है उन सारे फ्रॉड को, चाहे वो गुड्स भी आप बेच रहे हैं उनको वैसा रीजनेबल मतलब वैसा गुड्स उनको मिल नहीं रहा है या फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पास ये सारी चीज़ों को मतलब लागू करना है। इन शॉर्ट बोले जाए तो ये पूरे ही मतलब कंज्यूमर का आपको क्या बोला जाए, कंज्यूमर के हक वाली बात है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का रिफंड पॉलिसी होना चाहिए। ये सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो दोबारा एक्सप्लेन करके मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे कि जितने भी चीज़ का है कि भैया आप जो बिजनेस कर रहे हैं ये बिजनेस मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो गुड्स सेल हैव द सेम मीनिंग एज प्रोवाइडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये एक धारा वाली बात है, तो ये आप जब इसमें जाएंगे तब हम लोग वहाँ पास देखेंगे। मिस सेलिंग मीन्स रेकलेसली मिस रिप्रेजेंटिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम। हाँ, ये द पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पास अगर मैं सारे पॉइंट को बताऊँ तो 2-3 घंटा का वीडियो बनूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को यहाँ पास आपके सामने रखूँ। तो एक सबसे बड़ा जो MLM कंपनी में प्रॉब्लम आ रही थी कि MLM कंपनी के जो सेलर्स होते हैं या डायरेक्ट सेलर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को गलत जानकारी देते हैं। जैसे आपको बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि MLM के लोग जाके बोलते हैं कि भैया इस यहाँ कंपनी में ज्वाइन करके आप लाखों कमाओगे या करोड़ कमाओगे, ये वो अलान फलान बहुत सारा चीज़ है। तो ये जो है मतलब ये जो आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहिए अपनी कंपनी के विषय में, प्रोडक्ट के विषय में या सर्विस के विषय में। ठीक है, prospect means a person to whom an offer or a proposal is made by a direct seller to join। हाँ,
यहाँ पास प्रोस्पेक्ट एक शब्द है। प्रोस्पेक्ट का मतलब वही होता है जो नया बंदा जिसको आप मेंबर बनाने चाह रहे हो। ठीक है, मैं एक एक रूल्स जो कोशिश कर रहा हूँ जितने रूल्स को यहाँ ओके कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे, अगर आप मैं यहाँ देखूँ तो टोटल काफ़ी पेज है, 12 पेज है, अभी तक ये चौथा पेज मेरा चल रहा है ना। पिरामिड स्कीम के यहाँ पास हमेशा ही बात हो रही है पिरामिड स्कीम। तो शॉर्ट में बता दूं कि आपकी जो कंपनी है वो पिरामिड स्कीम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अब कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। Sellable in relation of goods and service means unused and marketable goods or service which have not expired and which are not seasonal, discontinued or special promotion goods or service। यहाँ पास बोला गया सेलेबल इन रिलेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी सामान बेच रहे हो वो सामान क्या है कि ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि जो कि सीजनल हो या कुछ समय बाद वो डिसकंटिन्यू हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि स्पेशल प्रमोशन कर रहा हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब नहीं होना चाहिए। अनयूज्ड एंड मार्केटेबल गुड्स, ठीक है, आप जो भी सामान बेच रहे हो वो अनयूज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहीं से उठा के कहीं दे दिया। ऐसा चीज़ होना चाहिए जो मार्केटेबल है। मतलब मैं यहाँ बंदूक और गोली जो है बेच नहीं सकता हूँ। मतलब जो चीज़ें मार्केट में बिकती है, जो होता है नॉर्मली चीज़, जैसे FMCG प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, क्लॉथ होते हैं जो कंपनियां बेचती है। तो ऐसे चीज़ आपको बेचना है, ऐसे चीज़ों को बेचना है जो कि अनयूज हो और मार्केटेबल हो। ठीक है। स्टेट का मतलब बताया गया है, जो राज्य होता है उसको बोला जाता है। सर्विसेज मतलब जो भी सर्विसेज या गुड्स ये सब के लिए तो है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यहाँ एक टर्म का यूज किया गया, अनफेयर माने किसी भी तरह की गैर कानूनी। तो देखो ये क्या धारा की चीज़ है। धारा में जब इसको हम लोग देखेंगे 2019 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें देखेंगे तो उसमें उतना कुछ खास नहीं है। मतलब वो खास नहीं, खास तो बहुत है, लेकिन उसमें अभी इस सब्जेक्ट को लेकर खास नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द एक्ट शेल हैव मीनिंग रेस्पेक्टिवली। मतलब जो भी वर्ड या सब इस्तेमाल किया गया उसको अकॉर्डिंग टू एक्ट, मतलब ये है। तो चलिए, कानूनी तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नहीं, जो चीज़ें वो बता रहा हूँ। तो यहाँ बोला गया है कि जो चौथा नंबर जो पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है उसकी क्या क्या ड्यूटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है, जो भी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 या 1956 के अंतर्गत रजिस्टर हो, या किसी भी तरह की पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर हो, या कंपनी एक्ट या LLP के रूप में रजिस्टर हो। कहने का मतलब है कि अगर आप कंपनी बनाए हैं तो वो कंपनी जो है कंपनी एक्ट के अंदर या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर या LLP के अंदर आपको रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है। बी नंबर पॉइंट बोला गया सेल हैव ए मिनिमम ऑफ 1 फिजिकल लोकेशन एज रजिस्टर ऑफिस विद इन इंडिया। इस पॉइंट को मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जो भी कंपनी रहेगी उसका कम से कम एक फिजिकली ऑफिस होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बोला गया ऑन होल्ड और टू बी लाइसेंस ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब कि आपकी कंपनी का मालिक जो है, मतलब मालिक तो आप खुद ही होगे अगर आपकी है, आपके पास में मतलब जो भी ट्रेडमार्क का लाइसेंस होना चाहिए, सर्विस मार्क और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क आइडेंटिफाई द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विद द गुड्स टू बी सोल्ड। मतलब कि आपके पास में खुद का ट्रेडमार्क या सारा कुछ होना चाहिए, और आपकी जो भी गुड्स या ये सब जो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सब में आपकी जो है मतलब ये जो आपकी पहचान है वो सारा पहचान आपकी होना चाहिए, जिससे कि मतलब आपकी जो कंपनी है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है। इसके बाद बोला गया है गुड्स टू बी सोल्ड और सप्लाइड और सर्विसेज टू बी रेनार्ड एंड सेल नॉट बी कमीशन बोनस इंटेंसिव ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और विच दे आर नॉट द ओनर होल्डर लाइसेंस ऑफ ट्रेडमार्क सर्विसेज मार्क और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क or any other identification mark which identify the entity with goods to be sold or supplied
और सर्विसेज टू बी विजिनार्ड ऑफ द पार्क। तो यहाँ पास एक ही सिंपल सा मैं बताऊँ कि आपके पास ये आपकी कंपनी का खुद का ट्रेडमार्क ये सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे से आपने लिया है उसको फिर आप कमीशन दे रहे हो, या इस तरह की जो बातें हैं नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि अपॉइंट ए नोडल पर्सन, इसको भी मैंने इसके सबसे पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि आपको जो है एक ऐसा बंदा को मतलब एक ऐसे बंदे को आपको ये करना होगा, चुनना होगा इंडिया में ही, जो कि सारा जो कंप्लेन है या इस तरह का जो मतलब जवाबदेही है उसका वो मतलब जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये चीज़ मैंने बताया भी था कि जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पे भी मतलब ये सारी चीज़ें आ रही है। नेक्स्ट बोला गया कि मेंटेन प्रॉपर एंड अपडेटेड वेबसाइट, आपकी जो कंपनी की वेबसाइट जो है प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। सारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, प्राइस, ग्रेवियंस, ये सब देखो मैंने सारे ये सब पॉइंट बता दिया है, फिर भी यहाँ पास वो पॉइंट को है तो यहाँ आपको मैं ये पॉइंट दिखा भी रहा हूँ। ठीक है। कि आपके सारा इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हर चीज़ के विषय में, प्रोडक्ट से लेकर हर चीज़ के विषय में। अगर मान लीजिए किसी को कंप्लेंट डालना है, कुछ डालना है, तो वो सब कहाँ डाले, सब कुछ। ठीक है ना। एफ पॉइंट बोला गया है बी रिलायबल फॉर गिवेंस अराइजिंग ड्यू टू सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय इट। तो मेरे हिसाब से मैंने तो काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, वही सब यहाँ पास आ रहा है, पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। तो इस जो भी ग्रेवियंस, अगर मान लीजिए आपकी सेल कोई भी प्रोडक्ट का सेल सर्विस या कुछ भी चीज़ को लेकर जो भी कंप्लेन आती है या जो भी शिकायतें आती है, इस सब के लिए कंपनी जिम्मेदार होती है। और यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि आपकी जो भी डायरेक्ट सेलर है जिसको जो आपके साथ में जुड़ना चाहता है उसकी KYC होनी चाहिए, मतलब उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, जो कि इस पॉइंट को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद बोला गया कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड एक्सेसिबल मैनर ऑन इट। हाँ, तो ये बात बोला गया है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर मैं बात बता रहा था कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपनी वेबसाइट पे सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, जैसे कंपनी का नाम और उसका क्या ब्रांच है, ईमेल आईडी क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, ग्रीवेंस ऑफिसर क्या है, कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं उसका ये सब क्या है। तो मतलब इसमें अगर आप एक एक चीज़ देखेंगे तो देखो मैं इतनी लंबे पॉइंट को तो एक्सप्लेनेशन कर दूँ। पेमेंट कैसा लेना है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, डिलीवरी चार्जेस क्या है, पोस्टेज हैंडलिंग चार्जेस क्या है, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। आप देखो यहाँ पर सारे यही सब दिए गए हैं, है कि नहीं। ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है होना चाहिए आपको अपनी कंपनी के मतलब ये। अब इसमें ये भी बोला गया कि ऑल मैंडेटरी नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय, हाँ तो ये जितना भी सब कुछ मतलब मैंडेटरी होना चाहिए। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि कौन मतलब क्या क्या चीज़ें है, जैसे मैंने कब बना, आपको कैसे वापस होगा, वारंटी क्या, एक्सचेंज क्या, रिप्लेसमेंट क्या है, दुनिया भर का चीज़ है। आपको यहाँ से जानी हुए लगभग मैंने सारी चीज़ को बता ही दिया है। इसके बाद बोला गया है कि नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल एडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये भी मैंने बता दिया गया है कि ऐसा नहीं कि आप सपने ज़्यादा दिखा के अपने सामान को प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। Every direct selling entity shall take appropriate step to ensure the protection of personal information। हाँ, अब यहाँ पास ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मालिक है तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी कंज्यूमर या जो भी आपके यहाँ डायरेक्ट सेलर है उनका डाटा जो है हाईली सिक्योर्ड रहे, ये उसका प्रोटेक्शन करना है। ठीक है। इस डाटा का एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल इस्टेब्लिश एंड एडुकेट। हाँ, ग्रेवियंस वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जो कोई भी शिकायत है, शिकायत के लिए आपको मतलब आपको एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना होगा, मतलब एक ऐसा बंदा रखना होगा इंडिया में ही जो कि आपके ग्रेवियंस को सुने। ठीक है। और इसका जो भी आपके ग्रेवियंस ऑफिसर होंगे उनका डिटेल्स, जैसे यहाँ टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, ये सारा कुछ आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट में भी देना होगा। और इसमें ये भी बोला गया सेल बी प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शीट ऑफ पैम्फलेट। ठीक है।
तो ये माने इस शिकायत वाली जो है, इस शिकायत वाली बहुत जरूरी है। इसके बाद एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल इंश्योर दैट द गिवेंस ऑफिसर रिफर्ड इन द सबसे एक्नॉलेज, हाँ, एक्नॉलेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेन विद इन 48 वर्किंग आवर्स ऑफ, हाँ, of receipt of the complaint and redress the complaint normally within a period of 1 month from the date of receipt. In case of delay of more than 1 month, reason for delay हैज टू बी स्पेसिफाइड इन रिटर्न। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट, इसको आपको एक दो बार पढ़ लेना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पास मान लीजिए कि कोई भी बंदा कंप्लेन करता है, ठीक है, तो कंप्लेन करता है तो उसको उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। इसमें एक्नॉलेजमेंट द रिसिप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेन विद इन 48 आवर्स, ठीक है, मैंने कंप्लेन किया 48 आवर्स में मिलना चाहिए। और इसमें क्या सुनवाई हुई, क्या इसका सॉल्यूशन निकला, आपको 1 महीने के भीतर बताना है। अगर 1 महीने के भीतर नहीं बताते हैं तो आपको ये सारा कुछ जो है, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, ये सब को आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा या रूल्स के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो आप पे भी क्या होगा, इन्फॉर्म द कंप्लेन ऑफ द, हाँ, क्या एक्शन आपने लिया, ये सब चीज़ आपको, मतलब टोटल देखा जाए तो जो शिकायतें नहीं सुनने का सवाल अब यहाँ पास खत्म होने का लग रहा है, क्योंकि अगर आपने 1 महीने के अंदर सॉल्यूशन नहीं निकाला तो इसका तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बोला गया है कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल अपॉइंट, हाँ, चीफ कंप्लायंसेस ऑफिसर हु सेल रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद द एक्ट एंड रूल्स में। तो ये जो है, ये तो पॉइंट है कि कोई भी कंपनी को अपना कंप्लायंसेस ऑफिसर चॉइस करना है, चॉइस करना मतलब चुनना है, ठीक है, मैं भी कभी कभी बीच में उधर बोलता हूँ। नेक्स्ट बोला गया कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल अपॉइंट नोडल पर्सन फॉर 24/7 कोऑर्डिनेट विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड ऑफिसर टू इंश्योर कंप्लायंसेस टू देयर ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, बता शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो कंपनी है, कंपनी को अपना एक ऐसा नोडल पर्सन को मतलब रखना है 24/7, मतलब ऑलवेज अवेलेबल रखना है, जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी या ऑफिसर के साथ में कांटेक्ट हो और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके हिसाब से वो जवाबदेही दे सके, ठीक है। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेन बाय कंज्यूमर थ्रू इट्स ऑफिस ब्रांच डायरेक्ट सेलिंग सेलर थ्रू पर्सन पोसा। तो कोई भी कंपनी है उसको जो भी कंप्लेन के लिए ये सारे सिस्टम को रखना पड़ेगा, जैसे ऑफिस ब्रांच डायरेक्ट सेलर। अगर मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है आपके ऑफिस ब्रांच फ़ोन में, बाई पोस्ट में, किसी पर्सन से बात करके, ईमेल, वेबसाइट, तो ये सारी व्यवस्था जो है ये आपकी कंपनी में होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना रहे हैं या खोल रहे हैं। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल मेंटेन ए रिकॉर्ड, हाँ, तो रिकॉर्ड तो आपको मैंने बता दिया कि सारा कुछ आपको रिकॉर्ड भी रखना है कि क्या क्या आपके पास गुड्स है, क्या आपके मतलब और चीज़ के विषय में आपको इन्फॉर्मेशन आपको रखना है, कहीं भी कोई भी डाटा छूटना नहीं चाहिए, चाहे गुड्स से संबंधित हो, चाहे सर्विस से हो, चाहे ही आपके डायरेक्ट सेलर से हो, चाहे टैक्सेशन से हो, चाहे किसी भी तरह की पॉलिसी से हो। नेक्स्ट है एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्ट सेलर अंडर द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इंक्लूडिंग आईडी प्रूफ। तो कोई भी आपके पास में सारा रिकॉर्ड रहना चाहिए, आपके डायरेक्ट जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलर के रूप में, उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल और अदर कॉन्टैक्ट। तो ये अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट खरीदता है तो ये तो आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी कंपनी है, तो वो बिना किसी डायरेक्ट सेलर के प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकता है। अगर मुझे भी कोई प्रोडक्ट खरीदना होगा किसी कंपनी से तो मैं किसी न किसी डायरेक्ट सेलर के पास जाऊंगा, वहां से वो प्रोडक्ट को खरीदूंगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर उस कंपनी को कौन कंज्यूमर किस डायरेक्ट सेलर से सामान खरीदता है तो उसका उस सारा डाटा जो है वो आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आगे में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आपको उसमें मतलब मदद मिलेगी, जो कंज्यूमर है उसको मदद मिलेगी। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल इंश्योर दैट द एडवर्टाइजमेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विस आर कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल। हाँ, तो जो मार्केटिंग को लेके काफ़ी पहले होता है या एडवर्टाइजमेंट को लेके होता है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी में मतलब बहुत सी कंपनियां बोलती है कि
वो ऐड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसलीडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ों को, मतलब ये सब चीज़ों को तय करना जो है डायरेक्ट सेलिंग, और जो भी कंपनी है उसको इंश्योर करना है, ठीक है, कि जो भी वो मार्केटिंग या गुड्स का ये सब जो भी कर रही है वो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सेस एंड यूजेज कंडीशन ऑफ सच गुड्स, मतलब ये सब चीज़ के विषय में आपको जो फैक्ट और एक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आपको इंश्योर करना है। नो डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्टली फॉर, हाँ ये वाला चीज़ तो पहले ही बता दिया गया। नो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी जो है किसी भी तरह की गलत रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भी गलत रिव्यू या मतलब इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन, इन शॉर्ट में बता दूं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी अगर मान लीजिए सामान बेचती है कंपनी, तो उसके विषय में जो भी मतलब उसकी जो कैसे वो सही है कि गलत है, ये सब चीज़ की जिम्मेदारी क्या होगी, उस कंपनी पे होगी। वो कंपनी मतलब पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये सब कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां क्या करती है, दूसरी कंपनियों से प्रोडक्ट बनवाती है और उसके बाद उसको सेल करती है। तो यहाँ पास जो कंपनी सेल कर रही है, तो वो उसको इंश्योर करना है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। कुछ भी होगा तो उसका जो मतलब जो लायबिलिटी होगी उस कंपनी पे होगी। यहाँ बोला गया है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर कंपनी है उसको वो अपने डायरेक्ट सेलर को मॉनिटर करेगी कि वो सारे काम जो है नियम के अनुसार कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस पर जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो अपना ले। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज सेल बिकम ए पार्टनर इन द कॉग्निजेंट प्रोसेस ऑफ नेशनल कंज्यूमर हेल्थ। चलिए हटाइए। हाँ, तो कोई भी हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या करना है कि पार्टनर बनना है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, रजिस्ट्रेशन बोला गया है एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच इंटेंड टू ऑपरेट इन इंडिया। कोई भी इंडिया में काम करना चाहती है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो उसमें ये बोला गया सेल रजिस्टर इटसेल्फ देमसेल्फ विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। तो आपको DPIIT में रजिस्टर करना होगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। The time frame of registration shall be notified by DPIIT provided DPIIT may extend the time of, मतलब क्या DPIIT में जो भी टाइम फ्रेम है वो उसका एक्सटेंड है। तो ये रजिस्ट्रेशन की बात है और इसको भी जानना, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको जानना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है, आपको कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसको जो है इसको आपको यहाँ पास DPIIT में रजिस्टर करना होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट MOU पेंटन, जब भी आप कोई भी कंपनी बनाते हैं तो ये सारा चीज़ आपके पास में रहता है, कम से कम इतनी चीज़ें तो रहता है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो है ये सब अलग है, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6, हटा दो। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर सेल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर so as to enable the consumer to know the exact nature of what it's। मुझे लगता है कि अभी हाँ यहाँ पास भी कुछ आपको जानने की बात है। क्या क्या जानने की बात है मैं पहले यहाँ निकाल देता हूँ। ऐसे भी 40-45 मिनट का वीडियो हो चुका है और इसमें लगभग मुझे लगता है कि अभी 8 और 4 पेज अभी बाकी। तो मैं जल्दी उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, अपने कस्टमर के साथ में सारा कुछ क्लियर रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप जो भी कमिटमेंट किया हुआ वो सब कुछ ओके होना चाहिए। इसके बाद द प्रेजेंटेशन एंड अदर रिप्रेजेंटेशन यूज इन डायरेक्ट सेलिंग शुड नॉट कंटेन एनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्लेम। हाँ, कुछ भी इस तरह का मतलब एनी प्रोडक्ट, कुछ भी ऐसा चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी के कोई प्रोडक्ट में, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा शुड नॉट कंटेन एनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्लेम या इलस्ट्रेशन और अदर एलिमेंट। हाँ, कि मतलब आप कंज्यूमर को, जैसे बहुत सी है कि आप इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है अगर बीमारी सही हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते। एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर आर एक्यूरेट। हाँ, जो भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो वो सब कुछ एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बताया गया, जैसे प्राइस बताया गया है, क्रेडिट कंडीशन, टर्म्स ऑफ पेमेंट, कूलिंग ऑफ पीरियड एंड रिटर्न राइट, टर्म्स ऑफ वारंटी आफ्टर सेल एंड सर्विस। इस पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट में बता दिया है कि आपकी जो भी आप एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। और
डिस्क्रिप्शन क्लेम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मिसलीडिंग नहीं करना है, डिसेसिव या किसी भी तरह का अनफेयर प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड टू द कस्टमर एज ए बीइंग ए फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आप मान लीजिए प्रमोशन देते हैं या एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरह से अपने किसी बंदों को ये करते हैं, तो उसमें जो भी आपका डायरेक्ट सेलर है उसका सारा डिटेल्स ये सब कुछ होना चाहिए, मतलब फ़ोन नंबर ये सारा डिटेल्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो पेमेंट, मतलब अगर तो मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट बेचे, चाहे इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं, चाहे कि आप एक दाम में बेचे, जो भी उसमें चार्जेस है ये सब कुछ आपको क्लियर रखना है, मैंने कंपनी को क्लियर रखना है, ठीक है। और तो मैंने काफ़ी चीज़ों को मैंने बता दिया है। देखिए एक ही मैंने बहुत बार एक ही बात को एक किया गया है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी सेल और ये मिसलीडिंग, इस सब पॉइंट को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है, इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ों को फिर से एक्सप्लेनेशन करके ये करना है। देखिए वही सब है, देखिए इन मिसलीडिंग प्रोडक्ट मैंने बताया भी आपको है। देखिए ये जो यहाँ पास से मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को क्या क्या या नहीं करना चाहिए वही सब है मेन। इसमें सबसे मेन बात है कि चार्ज ऑफ एनी एंट्री फी और सब्सक्रिप्शन फी, मैंने पहले पॉइंट में बता दिया है। तो मुझे लगता है कि वही पॉइंट को अभी एक्सप्लेनेशन किया, टोटल में आपको इसका अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ एक पूरा जो है कि किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटी, मिसलीडिंग वाली बातें या किसी भी तरह का पैसा लेके ज्वाइनिंग फीस, ये सब कुछ आपको नहीं करना, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करना है। एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को एक प्रॉपर टैक्स देना है, जैसे 10 मतलब आपके जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, जो भी आपको मतलब टैक्स संबंधित तो सारा कुछ आपको करना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर, कोई भी डायरेक्ट सेलर जो है अपने आप को किसी के पास में प्रेजेंट करता है तो वो सारा कुछ मैंने क्लियर रखेगा, मतलब कि अपना जो क्लियर रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग बोलते हैं, जैसे अपने पीछे अपना नाम, पता, कंपनी का नाम, क्या प्रोडक्ट है, किसी को भी इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है ये सारा चीज़ को क्लियर मतलब करेगा, क्लियर रखेगा। देखिए इसमें फिर वही बात बोला गया है कि जो भी आप दे रहे हैं उसमें ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन ये सारा कुछ बताना है, चाहे वो कंपनी हो चाहे उस कंपनी के सेलर हो। तो यहाँ पर मैं देखा हूँ वही सब चीज़ें जो है वो सब चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो इस अगर इतना लंबा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पास आपको बता दिया हूँ मैं पहले कि आपको अपने कंपनी के सारे प्रोडक्ट डिटेल्स से हर चीज़ को क्लियर रखना है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो आपको डायरेक्ट सेलर हो, ठीक है। जब भी हाँ यहाँ पास एक बात है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्ट सेलर है तो आप किसी के पास में बिना आई कार्ड के या बिना पहले अपॉइंटमेंट के आप उसके यहाँ कंज्यूमर के यहाँ नहीं जा सकते। ये चीज़ बहुत जरूरी है अगर आप एक डायरेक्ट सेलर है, ठीक है। तो आप किसी को ऐसा लिटरेचर या ऐसा मतलब ऐसा लिटरेचर अपने प्रोस्पेक्ट मतलब जिस जो भावी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर सकते, विच हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेजेंट डायरेक्ट सेलिंग एंड, मतलब जो कि उस कंपनी द्वारा अप्रूव किया गया हो। हाँ यहाँ पर रिक्वायर द प्रोस्पेक्ट टू परचेस, आप परचेस एनी लिटरेचर और सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट, मैंने आप अपने कस्टमर को किसी भी तरह का ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये लो या इस तरह का मतलब देखो, इस तरह का कुछ भी नहीं, ठीक है। इन पर्सन ऑफ सेल मेक एनी प्लान, तो वही पॉइंट सब सारे पॉइंट क्लियर है, आपको क्लियर होंगे ही अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी से जुड़े हो, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातों को मैंने यहाँ पास बताया ही हूँ। इसके बाद 11 नंबर पे ये हाँ यहाँ सबसे ज़्यादा पर्सन नॉट टू बी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नो पर्सन शेल बी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हु इज कन्विक्टेड पर्सन और बैंक करप्ट है, मैंने कोई भी ऐसा आदमी जो कि बैंक करप्ट हो चुका हो या जो भी मतलब गलत तरह का आदमी हो, उस तरह का आदमी को आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं ज्वाइन करवाना है, ठीक है। आप बैंक का अलग से डेफिनेशन है बाद में कभी देखेंगे। सेल थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एनी पर्सन हु सेल डिस्प्ले ऑफ ऑफर फॉर सेल इंक्लूडिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस और एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मस्ट बी प्रायर रिटन कंसेंट, हाँ
फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डायरेक्ट सेलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बिकती है, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पास बिना रिटर्न परमिशन के, बिना कंपनी के रिटर्न परमिशन के आप जो है उस कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन या ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल नहीं कर सकते। हाँ, पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम के विषय में डिस्कशन हो चुका है। और ये लास्ट में कहाँ यहाँ पास एक चीज़ जो मतलब ये नॉन कंप्लायंसेस ऑफ दीज रूल्स, अगर आप इसको नॉन मतलब इसको नहीं ये कह सकते हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं इस नियम की मतलब उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने टोटल 12 पेज की एक समरी जो है आपको बता दी, क्या क्या रूल्स है, मैंने मोटा माटी रूल्स भी बता दी। 90% रूल्स में यही बताया गया है कि आपको किसी भी तरह की फ्रॉड नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हैं या फिर आप उसके डायरेक्ट सेलर है, और साथ में आपको कंपनी के विषय में जो गाइडलाइन है साफ साफ क्लियर सारी बातों को आपको बताना है। किसी भी तरह का कोई भी मतलब, मैं शॉर्ट में यही बात बता दूं कि जितनी भी आप कंपनियां, चाहे एमवे हो चाहे बड़ी बड़ी कंपनी, उनकी गाइडलाइन में सारा ये सब बात रहता है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके गाइडलाइन में ये सारी बातें नहीं रहती है 90%। तो अगर आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और एक कंपनी मतलब कंपनी में खोलना भी चाहते हैं, तो आपको इन सारे रूल्स को फॉलो करने होंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें से बातें अगर समझ में आई होगी, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये जो अगर आपको डर है कि कोई कंपनी बंद होने वाली है एमएलएम कंपनी, तो बिल्कुल सच है। जो एमएलएम कंपनी पोंजी स्कीम चला रही है, जो एमएलएम कंपनी पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रही है, प्रोडक्ट के नाम पे खाली बकवास चीज़ें दे रही है, और उनका कोई भी गाइडलाइन क्लियर नहीं है, ना प्रोडक्ट के विषय में ना उनके रूल्स के विषय में, तो सारी कंपनियां इस नियम के तहत जो है बंद होंगी। और जो कंपनियां जैसे एमवे है, हेर्बल लाइफ है या टफर है, तो काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो आज काफ़ी सालों से अच्छी बिजनेस कर रही है, और इनका एक मतलब क्या बोलते हैं, इनका एक जगह है पूरे वर्ल्ड में, और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे, प्रोडक्ट भी अच्छे उनके होते हैं। तो वो सब कंपनी बंद होने वाली नहीं है। तो आप अपने दिल से निकाल लीजिए, अच्छी कंपनी है तो बंद नहीं होगी, और ख़राब कंपनी आप ज्वाइन किए हैं तो वो बिल्कुल ही बंद होगी। तो चलिए, अब अगर आपको ये वीडियो सही में इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।